Hello friend, in this video we will discuss chapter 3 Industry in India of Social Science। हम चैप्टर 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे, समझेंगे क्या इसके अंतर्गत, भारत के उद्योगों के बारे में जानेंगे। तो व्हाट इज द इंडस्ट्री क्वेश्चन पुट अप हियर। फर्स्ट, वर्क ऑफ मेकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी थिंग्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री। वस्तुओं को बनाने की जो प्रक्रिया है, जहां पर वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसे उद्योग के नाम से जाना जाता है। सिंपल वे, तो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है उद्योगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर मिल जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, तो दिक्कत नहीं आती किसी चीज को अपन परचेज करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और यहाँ का एटमॉस्फेयर आल्सो फेवरेबल फॉर इंडस्ट्रीज एंड लैंड एरिया आल्सो फेवरेबल फॉर इंडस्ट्रीज। यहाँ की जो जमीन है वो इंडस्ट्री के लिए ठीक है, और यहाँ की जलवायु भी उद्योगों के लिए उपयुक्त है। नाउ सेकंड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुट अप हियर, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिसन केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई एम सेइंग हियर। Now what is the classification of industry? The main classification, some basis of industry, कुछ में रेशियो लिए गए हैं, कुछ आधार लिए गए जिस पे इंडस्ट्री कुछ भागों में बांटा गया है। चलिए, फर्स्ट इन्होंने लिया है अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, मालिकाना हक के ऊपर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती है, उन्होंने बताया है दैट द ओनर और इंडिविजुअल। इसका जो ओनर होता है, मालिक होता है, वो एक होता है, पर्सनली मालिक होता है। गवर्नमेंट इंडस्ट्री दैट द ओनर ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकारी फैक्ट्रियां होती हैं उनके मालिक सरकार होती है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, इनका जो मालिकाना हक होता है, ओनर होता है, दैट द मिक्स विद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। इसमें दोनों अर्ध सरकारी कह सकते हैं इसमें अपन, जिसमें कि निजी लोगों का भी स्वामित्व होता है और सरकारी का भी स्वामित्व होता है। मिक्स्ड इंडस्ट्री, इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री द ओनर इज मोर देन टू। ये वो प्रकार की इंडस्ट्रियां होती हैं जिसके मालिक दो या दो से अधिक होते हैं, जिससे मिक्स इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। दैट द टू टाइप बेसिस, बेसिक इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री, दोज इंडस्ट्री यूज द मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं जिन इंडस्ट्रियों का जो प्रोडक्ट बनता है वो दूसरी इंडस्ट्रियों में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री, द प्रोडक्ट फॉर ओनली फॉर कंज्यूमर। ये कंज्यूमर इंडस्ट्री वो फैक्ट्रियां होती हैं जिनका प्रोडक्ट सीधा कंज्यूमर के हाथ में जाता है, उपभोक्ता के हाथ में जाता है, उन्हें कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर इंडस्ट्रियां कितने प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट अप्रॉक्स 10,000 रुपीज। जो बहुत बड़े उद्योग होते हैं जिसका इन्वेस्टमेंट, जिनको लगाने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। नाउ द मीडियम इंडस्ट्री, दिस इज द इन्वेस्टमेंट ओनली 5 to 10 करोड़, जिनका इन्वेस्टमेंट 5 से 10 करोड़ के बीच में होता है। किसी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए 5 से 10 करोड़ रुपए की लागत आती है, उसे मध्यम उद्योग के नाम से जाना जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लेस देन 2 to 5 करोड़, कम से कम 2 से 5 करोड़ के बीच में इनकी लागत आती है। लेस देन 5 करोड़, मान लीजिए 5 करोड़ से ऊपर अगर आप चले जाते हैं तो वो मीडियम इस इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। लास्ट है कॉटेज इंडस्ट्री, दैट द इन्वेस्टमेंट लेस देन 2 करोड़। कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग, वो उद्योग होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट ओनली 2 करोड़ से कम होता, नॉट मच मोर 2 करोड़, इज कॉल्ड द कॉटेज इंडस्ट्रीज। नाउ नेक्स्ट, ऑन द बेसिस टाइप ऑफ फिनिश गुड्स, जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, किस प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसके आधार पर इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है। हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्रीज। टू टाइप इंडस्ट्रीज डिस्क्राइब हियर। हैवी इंडस्ट्री, इट मींस दोज प्रोडक्ट्स नॉट अ स्मॉल इज हैवी प्रोडक्ट, इज कॉल्ड द हैवी इंडस्ट्रीज। ऐसे उद्योग जिसमें बहुत ज्यादा भारी मात्रा में सामान बनाए जाते हैं, जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है, लाइक अ ट्रैक्टर पार्ट वगैरह, उन्हें हैवी इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। लाइट इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ लाइक आर्टिकल, जैसे कि अपन खिलौने वगैरह होते हैं, उन्हें लाइट इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। जिनका प्रोडक्शन बहुत हल्का होता है, जिनमें वजन बहुत कम होता है, उनको अपन लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल,
कच्चे माल के आधार पर इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कृषि के आधारित उद्योग हैं जिनका कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, उन्हें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जिनका कच्चा माल रॉ मटेरियल फ्रॉम फाउंड द मिनरल्स इज कॉल्ड द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, दोज इंडस्ट्री गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट। ऐसे उद्योग जिनका कच्चा माल जंगल से प्राप्त होता है उन्हें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। दीज आर द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। नाउ कैरेक्टर इंडस्ट्री इन द इंडियन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको कुछ विशेषता बता दी है यहाँ के उद्योगों की। वो ये उद्योग कौन कौन से देश में किस किस प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो आपके बारे में उद्योग बता चुका हूँ कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ अलग अलग क्षेत्र में लगी हुई हैं, चाहे वो कागज का उद्योग हो, वस्त्रों का उद्योग हो, उनके बारे में अपन एक एक से जानेंगे। चलिए, पहले इसमें आया कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज आया गया है। तो वो इंडस्ट्रियाँ जो ज़्यादातर जिनका कच्चा माल अपन को कृषि से प्राप्त होता है उनके बारे में, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग है, कागज उद्योग है, शुगर मिल इंडस्ट्रीज है, जैसे इनका जो रॉ मटेरियल अपन को कृषि से प्राप्त होता है। द कॉस्ट इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अब कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया है कि उनकी कॉस्ट को मिनिमम कॉस्ट प्राइस रखी गई है, जिससे कि कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो तो इतने से कम में आप उसको नहीं खरीद सकते। अभी कुछ रूल ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि इन इंडस्ट्री को अपन ज़्यादा बढ़ावा दे सकें और यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ खोलें, जिससे इकोनॉमिक अपनी डेवलप हो, ग्रो करे। नीड ऑफ द कॉस्ट इन्वेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ऐसी इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि मिनिमम प्राइस फिक्स की गई है, क्योंकि वही मैं अभी बता रहा था कि इससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्रियाँ इस्टेब्लिश हो रही हैं वो ग्रो करेंगी, डूबेंगी नहीं, घाटा नहीं होगा उनको, क्योंकि वो इतने से कम में अगर उसको उस माल को अपने प्रोडक्ट को ना बेचें, लोग उतने में ही खरीदें। तो ये जो एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट है वो सर्वाइव कर जाएंगे लोग। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इंडस्ट्रीज या और एग्रीकल्चर घाटे में चला जाएगा। इसको दूर करने के लिए मिनिमम सब्जेक्ट प्राइस रखी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि अपन कम से कम इतने प्राइस तो इसकी रखी जानी चाहिए। बेनिफिट द कॉस्ट इन्वेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसका क्या बेनिफिट है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इससे किसानों की जो अर्निंग होती है वो बढ़ जाएगी, उनका भी मन लगेगा किस खेती करने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें बेनिफिट होगा तो लोग उसको नई टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको और ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ाएंगे अपना। और जो जिन लोगों का जो मन उब रहा है कृषि करने से या खेती करने से, वो जो शहरों में जा रहे हैं, वहाँ की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो वो लोग वहाँ नहीं जाएंगे। उन्हें प्रॉफिट अगर बेनिफिट इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में मिल जाएगा तो वहाँ से आगे नहीं जाएंगे। इसी तरह के बारे में 2-4 पॉइंट इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, किस तरह से किसानों को फायदा पहुँचाया जाए, लोग इंडिविजुअल इनकम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अलग अलग तरीके से खेती कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी खेती करने के तरीके बदल दिए गए हैं, मेथड बदल दिए गए हैं। अब क्या हो रहा है कि लोग खुद खेती कर रहे लायक, मैं एग्जांपल दे देता हूँ 1-2, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे कि किसी ने गेहूं किया तो वो खुद आटे का काम शुरू कर सकता है, चक्की लगा सकता है और आटा पैक करके बेच सकता है। इसी तरह अचार के कुछ काम है, मुरब्बा बना सकता है। तो किसान को इस तरह से उसका प्रोडक्शन का अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, कंज्यूमर भी उसको भी प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा और माल भी अच्छा मिलेगा। तो बीच के जो लोग हैं उनको इतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट किसान अपने प्रोडक्ट को बेचेगा तो दे गेट मच मोर बेनिफिट। इस प्रकार किसान बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर लेगा। इसमें कुछ ऐसी तरह से बताए गए हैं कि आप किस तरह से क्या बना सकते हो, किस क्रॉप से अचार किससे बनेगा, और चिप्स कैसे, आलू के चिप्स बना सकता है किसान। इस तरह से कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। जैसे इससे अचार है, चटनी है, मुरब्बा है आंवले का, ये सारी बन के भाई उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इसमें फाइनेंशियल उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा ऐसा बता रहे हैं। इस तरह से अपन किसान अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट कर सकता है, बेच सकता है और खुद वो मालिक बन सकता है, वो अच्छा वो मुनाफा कमा सकता है। इसके बाद है नाउ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री अपन लोग जानते हैं, कुछ इंडस्ट्री के बारे में अपन जान रहे हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जाते हैं। कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन इंडस्ट्री का सूती रेशमी वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और बहुत सारे वस्त्रों के जो उद्योग उनके बारे में डिस्कस किया गया है। ज़्यादातर जो कुछ फैक्ट्रियाँ प्लांट मुंबई में राजधानी हैं
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जहाँ से अपन सूती या रेशमी वस्त्र या कॉटन इंडस्ट्रीज में वहाँ से बहुत सारा प्रोडक्ट होता है, जहाँ से पूरे देश में सप्लाई होता है। तो इस तरह से अपन इंडस्ट्रियों की बात कर रहे हैं कि किस इंडस्ट्री से उस इंडस्ट्री का बेनिफिट क्या होता है, देश किस तरह से ग्रो कर सकता है अगर आपके देश में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश हुई होंगी। तो नाम दिए गए कहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ इस्टेब्लिश है। कॉटन इंडस्ट्री महाराष्ट्र नाम आया, गुजरात आया है, महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंक है, गुजरात सेकंड रैंक है, एंड तमिलनाडु थर्ड रैंक है। ये रैंक सारी की सारी इस तरह की बनाई गई, इनमें कॉटन इंडस्ट्री ज़्यादातर है इन क्षेत्रों में। इसके बाद आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इससे पहले अपने एग्रीकल्चर पर आधारित उद्योगों को पढ़ रहे थे, अब खनिजों पर आधारित उद्योगों को पढ़ेंगे। जो चीज़ें अपन डिगिंग करके निकाल लेते हैं, खोद के निकालते हैं जमीन के अंदर से, उन्हें खनिज कहा जाता है। उन पर आधारित कौन कौन से उद्योग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आयरन एंड स्टील उद्योग, लोहा और स्टील उद्योग के बारे में जानेंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन सेकंड चैप्टर, फिर भी और इसको जान लें कि दैट द मॉडर्न टाइम दैट द बैकबोन ऑफ एवरी इंडस्ट्री एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। स्टील और आयरन कुछ इस प्रकार के उद्योग हैं जो आज के आधुनिक युग की रीढ़ की हड्डी कही जा सकते हैं। इसके बिना कोई भी किसी भी प्रकार का अपन जो डेवलपमेंट है करने में असमर्थ हो जाएंगे अगर ये इंडस्ट्रियाँ नहीं होंगी। तो क्योंकि इनके द्वारा बहुत भारी भरकम ट्रेन वगैरह, रेलवे, ट्रक वगैरह और बस वगैरह इनके द्वारा ही बनाई जाती है। जो भी आज डेवलपमेंट हो रहा है वी कैन नॉट इमेजिन विदाउट अ हेल्प ऑफ आयरन एंड स्टील। अपन सोच भी नहीं सकते इनके बिना अपन तरक्की कर सकते। इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, इनके बिना अपन लोग तो सोच भी नहीं सकते कि ये ऐसा अपन लोग कर सकते हैं। लोकेलाइजेशन में ये कहाँ पे है, इंडस्ट्री लुक ऑन द कोस्ट बेल्ट है। ये कुछ जगह बताई गई जहाँ पे ये इंडस्ट्रियाँ हैं, जैसे इनकी एक लिस्ट दी गई है। टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री है, ये आपका जमशेदपुर में झारखंड में है। इसी तरह कुछ इंडस्ट्रियों के नाम दिए गए मेन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री अपने देश में बड़े पैमाने पे काम कर रही हैं। प्रोडक्शन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन था, किस सन में कितना था, 1971 में लगभग 70 लाख टन अपन इसका प्रोडक्शन करते थे, जो लगभग बढ़ के 2005 और 6 में 492 लाख टन हो गया है। दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ आयरन इंडस्ट्री। कितना अपन ने तरक्की की इसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर नाउ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्री फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री कह सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री कह सकते हैं। जो अपन अभी पढ़ते कॉटन इंडस्ट्रीज अपन डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो अपन ये जान लेते हैं कि ये इंडस्ट्रीज कहाँ किस जगह है और इनसे अपन लोग क्या क्या कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में तो मैंने बता चुका हूँ आपको पहले ही कि इसमें अपन हनी का इंडस्ट्री लगा सकते हैं, शहद की है, मसालों की है, हर की है, बहुत सारी इसमें नाम दिए गए हैं। जिनसे गोंद की इंडस्ट्री अभी अपन ले सकते हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर रही है, तो एक तो फाइनेंशियल की व्यवस्था कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्री खोलने के लिए मेन होता है पैसा, कि आपको मार्केटिंग कर रही है, वो आपके माल का वो खुद परचेज कर रही है। तो गवर्नमेंट भी आपको बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारी उन्होंने भी फैसिलिटी दे रखी है। नाउ द पेपर इंडस्ट्री, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन द मॉडर्न सम टाइम। जो कागज उद्योग है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के समय में अपन देख सकते हैं। कागज हर काम पढ़ने लिखने का ज़्यादातर काम कागजों पे हो रहा है। तो इंडस्ट्री आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द मेन इंडस्ट्री स्टेबल वेस्ट बंगाल में कागज उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाए गए हैं। कागज बनाने का रॉ मटेरियल इन्होंने बताया क्या क्या रॉ मटेरियल है कागज बनाने का। फॉरेस्ट लगभग 53% मिलता है, एंड द एग्रीकल्चर से 23% है, वेस्ट पेपर से 15% है, अदर है वो 9% है। इस तरह से अपन का रॉ मटेरियल ले सकते हैं कागज बनाने का। कभी कभी क्या होता है कि पुराने कागज से को अभी रिसाइकिल अपन कर लेते हैं, कपड़े पुराने फटे हुए हों या बांस हो, उसके द्वारा अपन कागज का निर्माण करते हैं। तो पेपर इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों को आंध्र प्रदेश में इसके, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में इसके प्लांट इस्टेब्लिश हैं, जहां लगभग 40% वेस्ट बंगाल में, 12% आंध्र प्रदेश में, 11% महाराष्ट्र में। बहुत सारी लिस्ट है जिसमें बताया गया है कितना परसेंटेज प्रोडक्शन किस क्षेत्र में होता है।
ना कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन द नेशनल इकोनॉमी, किसी भी उद्योग का हमारे जो आर्थिक जो प्रकृति उसमें क्या योगदान है, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो। हमारा देश है ओनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ज़्यादातर अपना जो देश है, अपना जो ज़्यादातर कृषि पर प्रधान आधारित देश है, कृषि पर आधारित देश है। लेकिन इंडस्ट्रियाँ भी अब धीमे धीमे अपना इकोनॉमिक में अपना योगदान दे रही हैं, बहुत धीमे धीमे इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है, प्रोडक्शन इसमें हो रहा है, लोगों को सस्ते दामों में चीज़ें मिल रही हैं। जो बाहर से अपन परचेज करते थे, इंपोर्ट करते थे कुछ चीज़ें, उनको अब अपन खुद बना रहे हो एक्सपोर्ट करने, और उस माल को अपन एक्सपोर्ट करने लगे हैं, बाहर भेजने भी लगे हैं। तो दैट इज द कॉज वाई ओनली द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, ये सिर्फ अपन उद्योगों को डेवलप करके ही कर सके हैं। नाउ इस इंडस्ट्री पॉल्यूशन, दैट इज द मैन बैक, एक कह सकते हैं एक तरह से, दैट इज द बैक साइड इफेक्ट भी कैन से, दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, that the industry create pollution are the four types described here: air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution। इंडस्ट्री उद्योग है वो कुछ प्रकार के पॉल्यूशन क्रिएट कर देते हैं, that that disturb the balance of anything else, like as in disturb the balance in air, that the air pollution balance disturb in the soil pollution, and like as the land and noise pollution। So we will learn one by one. First of all, air pollution. Ratio increase and decrease of any gas is called the air pollution. In the other words, say some best material mixed in air. कुछ ऐसी चीजें जो हवा में मिल जाए जो अपने जीवन के लिए हानिकारक होती हैं, एयर पॉल्यूशन कहलाती हैं। इसी प्रकार कुछ हानिकारक पदार्थ पानी में मिल जाते हैं, वो जल प्रदूषण कहलाता है। पृथ्वी में भी उसकी उर्वरक शक्ति को खत्म कर देते हैं, ऐसे पदार्थ मिल जाए तो उसे सॉइल प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। एंड नॉइज पोल्यूशन, ऐसा प्रदूषण, ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को, हमारे मेंटल को डिस्टर्ब कर दे, उसे नॉइज पोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चेंज ऑफ एनी रेशियो is called the pollution, disturb the ratio of balance in air, in water, in soil, and sound, noise is called, we can say there's the air pollution, soil pollution, water pollution and noise pollution. Now the step control of pollution, इन प्रदूषणों को रोकने के लिए अपन क्या क्या स्टेप ले सकते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले है एयर पॉल्यूशन को अपन किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाइट ऑफ द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज में भी इंक्रीज, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जिसमें चिमनी लगी होती है जिसमें से धुआं ऊपर की तरफ निकल जाता है, वो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और उसमें ये बताया गया है कि उसमें से निकलने वाला कोई भी ऐसी टेक्निक का यूज करना चाहिए उन इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जिससे पॉल्यूशन कम से कम स्प्रेड हो। और वहाँ पे गार्डनिंग होनी चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए उस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जिससे अपन ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन को रोक सकें। इसी तरह बताया गया। सेकंड है वाटर पॉल्यूशन को किस तरह रोक सकते हैं। तो केमिकल, जहाँ पे भी पानी बह रहा है, नदियाँ हैं, तालाब है, उसमें कोई भी केमिकल उस पानी के अंदर नहीं डालना चाहिए। जो गंदा पानी उसको नदियों में या उन तालाबों में नहीं छोड़ना चाहिए जिससे वो भी गंदे हो जाएं। जो भी बेस्ट मटेरियल है, जो बेस्ट पदार्थ है, गंदा पदार्थ है, पानी के अंदर नहीं डालना चाहिए, जिससे अपन इस प्रकार पानी को गंदा होने से रोक सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन को अपन कंट्रोल कर सकते हैं इस प्रकार से स्टेप लेकर। यहाँ भी जो आसपास जहाँ पानी भरा हुआ है, जो वहाँ भी प्लांटेशन करना चाहिए अपन को। ट्री शुड बी प्लांटेड ऑन द सैडी दिस रीजन, जहाँ भी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे भी प्लांटेशन अपन को करना चाहिए इन क्षेत्रों में। इस प्रकार अपन वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। जहाँ तक हो सके गवर्नमेंट के द्वारा दी गई कुछ गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करें कोई भी इंडस्ट्री स्थापित करने से पहले। स्टेप ऑन द कंट्रोल द लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन को किस तरह से, उसमें भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो कचरा यहाँ कहीं भी ना फेंके, एक जगह बनाए डस्टबिन में, वहाँ डाला करें। फैक्ट्रियों का कचरा बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, उसे यूं ही खुले में नहीं फेंक देना चाहिए, उसको एक जगह होनी चाहिए, वहाँ उसको स्टोर करके रखना चाहिए। इस प्रकार
लास्ट है कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्री शुड बी अवे फ्रॉम द सिटीज। वो जो फैक्ट्रियां ज़्यादातर सिटियों से दूर लगानी चाहिए, और जो लोग इस फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनके पास ऐसे मास्क होने चाहिए कानों में पहनने के लिए, जिससे कि उन फैक्ट्रियों में जो भारी मशीनें होती हैं उनकी आवाज़ उनके कानों में ना जाए, उन मेंटली डिस्टर्ब ना हो। और इस तरह की मशीनों का यूज करना चाहिए जिसमें कम से कम साउंड होता हो क्रिएट। तो अपन इस प्रकार से अपन ये जानते हैं किस प्रकार से अपन पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में अपन ने ज़्यादा इंडस्ट्रीज किस तरह से अपने इकोनॉमिक में डेवलपमेंट में सहायता करती है और इस इंडस्ट्री से अपन को क्या क्या घाटे हैं ये अपन ने जाना। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू नो वेरी वेल इन next Sunday I am going to start motivation classes in which I will upload some videos, so please see these video। आपको इन वीडियो से कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपके जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। तो संडे तक इंतजार करें, संडे को अपलोड करूंगा वीडियो, तो सभी लोग देखें और अपने अंदर एक ऐसा जुनून, ऐसी एक क्रिएटिविटी पैदा करें जिससे अपन इस पूरे विश्व को बदल सकें, एक नया नजरिया पैदा कर सकें। Thank you for watching this video.